क्या उत्तर प्रदेश में केजरीवाल और अखिलेश यादव की जोड़ी मोदी और योगी की जोड़ी को रोक पाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूपी में अभी पूर्वांचल और अवध की 41 सीटों पर वोटिंग बाकी है जो निर्णायक है। क्या गठबंधन यहां कोई कमाल कर पाएगा? क्या विपक्ष यहां सबका हिसाब कर पाएगा? लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा है। चुनावी जंग भीषण होती जा रही है। चुनावी लड़ाई में अब सियासी दल पूर्वांचल की ओर चढ़ाई कर रहे हैं, अवध की ओर बढ़ रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ से जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। कोई भी किसी से कम नहीं रहना चाहता है, लेकिन क्या जमीन पर भी वैसे ही हालात हैं जो जबान पर हैं? दावे तो खूब हैं, लेकिन असल में क्या उन दावों में दम है? क्योंकि बात अगर यूपी की करें तो मोदी और योगी की जोड़ी को उपयोगी वाली जोड़ी कहा जाता है। ऐसे में केजरीवाल, अखिलेश या फिर राहुल तीनों मिलकर क्या दमखम दिखा पाएंगे? कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो क्या विपक्ष यूपी में कोई करिश्मा कर पाएगा? करिश्मा इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए इसे करिश्मा कर पाने जैसा कहा जा रहा है। क्या गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है और क्या विपक्ष का दावा जमीन पर हकीकत में तब्दील होगा? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे सबसे बड़ी डिबेट सबसे बड़े पैनल के साथ। लेकिन आपको आज के सवाल बता देते हैं। तो सवाल नंबर 1, केजरीवाल अखिलेश का मेल यूपी में कर पाएंगे खेल? सवाल नंबर 2, मोदी योगी का मजबूत जोड़ विपक्ष कैसे निकालेगा तोड़? और तीसरा सवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज उत्तर प्रदेश में थे, तो सवाल यह कि अगर बहुमत इंडिया गठबंधन को मिला तो क्या वाकई केजरीवाल केस से आजाद हो जाएंगे? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केजरीवाल अखिलेश का मेल क्या यूपी में कर पाएंगे खेल? मोदी योगी का मजबूत जोड़ विपक्ष कैसे निकालेगा तोड़? हैट्रिक रोकने के लिए केजरीवाल के ट्रिक। पूर्वांचल में मोदी की दहाड़, विपक्ष पर तीखा प्रहार। दक्षिण पट्टी में जंग के बाद अब लोकसभा का चुनाव हिंदी बेल्ट में पहुंच चुका है। हिंदी पट्टी में एक एक कर अलग अलग सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी अवध और पूर्वांचल में वोट बाकी है, जिसमें आगे के 3 चरणों में मतदान है। यूपी में 41 सीटों पर चुनाव अभी बाकी है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन आक्रामक हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को निशाने पर लिया। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। क्या 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। इधर पीएम मोदी भी लगातार विपक्ष के खिलाफ हमलावर है। प्रधानमंत्री आज यूपी में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ में दहाड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण के दलदल में फंस गया है। कांग्रेस और सपा भले ही अलग अलग पार्टी हों, लेकिन इनकी दुकान एक है। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। लेकिन केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं वो बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। केजरीवाल इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं।
25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब केजरीवाल इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो महज सियासी बयानबाजी कर रहे हैं? सिंपैथी कार्ड के जरिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को हर हाल में 2 जून को जेल जाना है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम अदालत ने साफ कह दिया कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के साथ दावे और कयासों का दौर भी जारी है। सियासत के अखाड़े में इस बार लड़ाई तगड़ी है, पहलवान हर दांव आजमा रहे हैं। ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा कि इस दंगल में कौन किसको चित करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खटाखट वाले राहुल गांधी के बयान पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद और चुनाव के नतीजों के बाद लखनऊ के शहजादे और दिल्ली के शहजादे विदेश छुट्टी मनाने के लिए चले जाएंगे। खटाखट खटाखट। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। और बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बहस को देखने के लिए। आप सभी मेहमानों का हाथ जोड़कर मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इंडिया डेली के इस मंच पर। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन कह रहे हैं कि 2 शहजादे विदेश चले जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए। खटाखट खटाखट। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो मैं 4 तारीख को वापस आ जाऊंगा 2 को जाकर। देखिए विवेक जी, मोदी जी याद दिला रहे हैं शहंशाह शहंशाह बोल करके, हमें बहादुर शाह जफर की याद दिला रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, शहंशाह की बातें याद आ रही हैं। ये इस तरीके से जो चुनाव प्रचार हो रहा है कि लोकतंत्र है कि शहंशाह और बादशाह का खेल है, ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन ही है। और आप लगातार दिखा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ में बहुत, और योगी और मोदी में बहुत केमिस्ट्री है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं उसका जवाब कोई बीजेपी के नेता क्यों नहीं देता? कि वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 3 महीने बाद अगर सरकार लौटी तो सरकार गिर जाएगी, जिन दोनों में पटती नहीं है, इस तरह की बातें कोई भी एक खंडन करने को तैयार नहीं है। जबकि जो बातें उठ रही हैं कि अगर गुजरात में 26 सीटों लोकसभा सीटों वाले गुजरात से 2 बार प्रधानमंत्री हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से
भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल उठ रहे हैं और बहुत तेजी से उठ रहे हैं। लेकिन इस पर चुप्पी है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ही है कि अंदर खाने लेकिन प्रेम कुमार जी, आप अरविंद केजरीवाल की बात करें। अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि मैं 2 तारीख जाऊंगा, 4 तारीख आ जाऊंगा, अगर आपने हमें वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो फिर मैं 4 तारीख को वापस नहीं आ पाऊंगा, ये कौन सी बादशाहत वाली फीलिंग है, या फिर ये कौन सी किंग पिन वाली फीलिंग है? ये क्या फीलिंग है ये कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा, शराब नीति घोटाला जो भी इसमें फाइल हुआ, ईडी जो भी केस फाइल किया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब पर ताला लग जाएगा, केस विड्रॉ हो जाएगा? इस पर भी अगर आप कुछ टिप्पणी कर देते तो दर्शकों को थोड़ा ठीक लगता। अभी आपने देखा ना, जिस न्यूज़ क्लिक के संपादक को पूरा मीडिया एकदम देश विरोधी और अमेरिका से पैसा और इधर से पैसा सब बता रहे थे, सब बिल में घुस गए हैं। कोई दिखा रहा है क्या? प्रवीर पुरकायस्थ बरी हो गए, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो हुआ ना, इनको जेल में सर्टेन पीरियड तक रखना था। जनता की आवाज़ को, एक पत्रकार घराने को, एक मीडिया हाउस को डरा कर सजा दे के दूसरे को धमकाना था। वो इनका मकसद पूरा हुआ। अदालत में वो दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तब तक उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो गया। इस उदाहरण से कोई भी कह सकता है ये सरकार चली जाएगी तो झूठे आरोप खत्म होंगे और अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। इसमें कौन सी नई बात? प्रवीर पुरकायस्थ का केस सब पर अप्लाई होगा या सारे केस वैसे ही फर्जी हैं, 100% फर्जी है, ये कैसे कहा जा सकता है प्रेम कुमार जी? अच्छा, प्रवीर पुरकायस्थ का केस साबित हो गया तो अब सारे केस पर बात आ गई। प्रवीर पुरकायस्थ पर सारा मीडिया क्यों उसको बेवजह मीडिया ट्रायल कर रहा था? मीडिया का जिम्मेदारी तो मैंने नहीं ली है, लेकिन आप मुझे बताइए, हुआ पैसा और तमाम बातें बता रहा था। क्यों सीबीआई, आप मुझे सारे लोग एक जुबान बोल रहे। आप बोलने दीजिए, प्लीज बोलने। अभी नहीं बोलने दीजिएगा, तब भी बोलने नहीं दिया जाता था हमें, तब भी बोला जाता था कि मैंने तो, आप तो मेरे चैनल पर आप तो सम्मानीय कैसे? मैंने आपको हमेशा बोलने दिया है, मैंने आपको कभी बोलने से नहीं रोका। प्रेम कुमार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं पूरे मीडिया, मैं पर्सनल किसी पर नहीं बोलता जी, मैं पूरी मीडिया पर कह रहा हूं। तब भी हमें रोका गया था, आज भी रोका जाएगा। तो कैसे होगा? प्रवीर पुरकायस्थ आज बरी हुए हैं, वो गिल्टी प्रूफ नहीं है, उनको हर तरह से बदनाम किया गया। हमारे न्यूज क्लिक के साथियों के लैपटॉप, मोबाइल सब ले लिए गए, उनको परेशान किया गया। सब तो हमारे कलीग्स थे, सब तो हमारे दोस्त थे। आज साबित हो गया कि सब उनको राजनीतिक रूप से आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में मीडिया को डराया गया है इस घटना से। आप ये कह रहे हैं कि जीत तय करेगी जेल या बेल? देखिए, जीत का जब विपक्ष प्रताड़ित हो रहा है जी, तो निश्चित रूप से जब ये सत्ता बाहर होगी तो चीजें बदलेंगी जी। ये तो तय बात है, चीजें इस तरीके से थोड़े जुल्म किया जाएगा जो पूरे 5 साल में चला है, 10 साल में चला है। खेमचंद शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। भाई खेमचंद शर्मा जी, 10 साल तक जुल्म हुआ, केजरीवाल पर भी जुल्म हो रहा है, जीत तय करेगी जेल या बेल? केजरीवाल ऐलान करके कह रहे हैं, ऐलानिया कह रहे हैं कि आपने वोट दिया तो फिर 2 तारीख के बाद मैं 4 तारीख को फिर आप लोगों के साथ रहूंगा, 2 तारीख को सरेंडर करने के बाद। और यही बात प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं जब प्रवीर पुरकायस्थ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, 4 तारीख के बाद ये जो इंडी गठबंधन के लोग एक दूसरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली देंगे। ये इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, चरमरा जाएगा, क्योंकि हार को ये सहन नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। समाजवादी पार्टी बोलेगी केजरीवाल जी की वजह से हार गए, कांग्रेस बोलेगी केजरीवाल जी की वजह से हार गए, केजरीवाल बोलेंगे कांग्रेस की वजह से हार गए। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर इनके साथ अंधेरी रात होने वाली है। जो चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा। जितना चाहें उतना ये कर लें। अभी जो ड्रामा कर रहे हैं करते रहें। अभी हमने देखा कैसे वरिष्ठ पत्रकार जी वो एक पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह बोल रहे हैं, तो नीचे पार्टी का स्पोक पर्सन लिखना शुरू कर दें। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 10 साल में डेमोक्रेसी फल फूली है, सभी को मौके मिले। आप देखेंगे कई टीवी चैनल पे एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठता है, 3 इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बैठते हैं। इससे ज्यादा फ्रीडम क्या होगी? हर तरीके से आपको छूट मिली हुई है। हर जगह आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सभी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोल पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको पूरी छूट दी हुई है। यही डेमोक्रेसी है। और आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी फल फूल नहीं रही है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक सेकंड खेमचंद शर्मा जी, मोदी जी की तरफ से छूट नहीं है, छूट देश का संविधान देता है।
नहीं, देश के संविधान के अभी इस समय कौन है इस समय उनके आप कह सकते हैं कि ट्रस्टी कौन है उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ये मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले मोदी जी कैसे हो सकते हैं? तो भैया संविधान के तहत कौन है जो एग्जीक्यूटिव पावर है? वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर संविधान मोदी जी। के मोदी तहत जी प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन है और वो बड़े फैसले ले सकते हैं संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप। बिल्कुल विवेक जी, इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान के तहत लेकिन देश को सरकार जो चलाने मौलिक वाले अधिकार बिल मिला की हुआ है वो जाने की बजाय- प्रधानमंत्री के पद के तौर पर नहीं मिला हुआ है, वो संविधान के अनुरूप मिला हुआ है। आप बिल्कुल हेमचंद सही कह शर्मा रहे जी। हैं। तो अनुरूप मिला हुआ है तो संविधान के तहत चीजों को होने देना, संविधान के तहत संविधान के जो मूल स्वरूप है, मूल भावना है, उसके तहत देश को चलाना, वही मैं कह रहा हूँ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। और उस भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन अफवाह फैलाई जा रही है। और अभी क्या कह रहे हैं? देखिए, अब कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार नहीं बन रही। सिर्फ कोई कहता है कि 400 नहीं पहुंच पाएंगे, 350 नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अभी कोई ये जो कह रहे हैं केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अगर 2 जून को गया तो 4 को वापस भी आ जाऊंगा अगर मुझे वोट मिला। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि 10 साल तक विपक्ष को सिर्फ परेशान किया गया है, विपक्ष पे सवाल उठाए गए, विपक्ष को प्रताड़ित किया गया, ये कहा जा रहा है। इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अभी प्रेम जी ने बोला, देखिए कोई ये प्रेम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। वो क्या कह रहे हैं कि योगी जी को हटा देंगे, वो क्या कह रहे हैं अमित शाह जी को बना देंगे, वो क्या कह रहे हैं कि भाई संविधान को बदल देंगे। इसका मतलब सरकार क्यों कह रहे हैं हटा देंगे कि उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अभी प्रेम कुमार जी ने बोला योगी जी को हटा देंगे। तो वही पूछ रहा हूं आपसे, इसके पीछे की वजह क्या, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? कोई रीजन ये है कि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे तरीके से जीत रही है, तो कुछ अफवाह फैलाई जाए। पहले ईवीएम पे अफवाह फैलाई गई, फिर संविधान बदलने पे अफवाह फैलाई गई, अब योगी जी पे अफवाह फैलाई जा रही है, मोदी जी पे अफवाह फैलाई जा रही है कि मोदी जी 75 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाएंगे। मैं बता दूं, मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, करते रहेंगे। पूरा जो उनका 5 साल का टेन्योर आएगा 30वीं बार में, वो पूरा कंप्लीट करेंगे और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे ले जाएंगे। जिस तरीके ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये हार से हताश होकर इसलिए कह रहे हैं कि भाई योगी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, अमित शाह को विरासत दे देंगे, अफवाह के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं हेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। क्या अफवाहों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। क्या मोदी और योगी की जोड़ी से इतना घबराहट है, उत्तर प्रदेश में इतनी घबराहट है कि इस तरह की अफवाह फैलाकर, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, अमित शाह सरकार संभालेंगे, ये अफवाह फैलाकर आप चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? विवेक जी, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने खुद ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि 75 साल के बाद हम रिटायर कर देते हैं। वो किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, सरकार के किसी पद में भी नहीं रह सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी का बनाया हुआ नियम है। अब मोदी जी अगर कोई नियम बना के अफवाह फैलाने काम करते हैं तो ये मोदी जी जाने, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जाने। अगर मोदी जी ये कह रहे थे कि 75 साल आडवाणी जी को हो गया इसलिए उनको रिटायर कर दिया, तो ये मोदी जी अफवाह कर रहे थे, अपना रास्ता साफ कर रहे थे, ये बता दें। अगर मोदी जी कह रहे थे 75 साल मुरली मनोहर जोशी जी को हो गया, तो ये क्या अफवाह फैला रहे थे, रास्ता साफ कर रहे थे, ये बता दें। तो ये तो हम तो मोदी जी ने जो कहा था वो बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने खुद ये बात बताया है और नियम बनाया है, बताया है कि अगर 75 साल हो जाएगा तो हम वहां पर सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे या फिर रिटायर कर देंगे उन्हें। तो अगर मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे तो क्या मोदी जी अपने अफवाह फैला रहे हैं और अफवाह के आधार पर जीतना चाहते हैं। एक या 2 सीट आपको लगता है कि और नहीं तो अखिलेश जी जीत जाए, और नहीं तो भाभी जी जीत जाए। कंप्लीटली मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, कब अमित शाह जी ने बोला, कब राजनाथ जी ने बोला, अमित शाह जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और राजनाथ जी ने बार बार बोला है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। भाई झूठ के सहारे, इसका मतलब इतना ज्यादा टोटा आ गया है, इतना अकाल पड़ गया आपके पास टॉपिक का कि आपके पास मुद्दे नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी का वो ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। खेमचंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, खेमचंद जी मैं आ रहा हूं, खेमचंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रुकिए प्लीज। खेमचंद जी रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। धर्मेंद्र यादव जी अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए, अब ये इनका कहना है कि अडवाणी जी हटाएंगे, होल्ड कीजिए थोड़ी देर। धर्मेंद्र यादव जी को और रोहित भाई को स्क्रीन पर लेकर आइए, इसके बाद मैं ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं।
विवेक जी मैं पूरा करूं अपनी बात? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। आडवाणी जी को हटाया गया 75 साल के नियम के अनुसार। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि झूठ बात थी या सही बात थी, भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। हम तो ये मान के चलते हैं देश के प्रधानमंत्री सच बोलते हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं। तो इस बात को मोदी जी जब खुद नियम बनाए हैं तो उस नियम को कैसे काटेंगे? मुझे इस बात का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके शो में दे दें ताकि पूरा देश इस बात को जान जाए। अब दूसरी बात रही जो भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा लल्लू सिंह जी हैं, फैजाबाद के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे, इसलिए हम 400 सीटें धर्मेंद्र जी संविधान खत्म करने की बात, इस पर हम डिबेट कर चुके हैं। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि मोदी और योगी की जोड़ी से क्या विपक्ष में घबराहट है, इसलिए उनके खिलाफ अफवाह फैलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष पहुंचना चाहता है? मोदी और योगी की जो जोड़ी है उसने 2019 में भी, 2017 में भी, 2022 में भी जनमत को प्रूव किया है अगर आप आंकड़े देखेंगे तो। और 2019 और 2014 के रिजल्ट को देखेंगे तो मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ते हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो 75 पे रिटायर हो जाएंगे तो उनको उनके नाम पर वोट मत दीजिएगा, अमित शाह आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका सियासी मकसद मुझे जहां तक नजर आता है, देखिए मैं सियासी सवाल पूछ रहा हूं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नजर आता है धर्मेंद्र जी कि आप लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी को कॉर्नर कर दिया जाए जिससे कि उनके नाम पर वोट ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा डेंट बीजेपी को हो सके। चूंकि 41 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है, यह एक निर्णायक फेज अभी होने वाला है 3 और। धर्मेंद्र यादव जी। विवेक जी, मैंने मोदी जी की बात को रिपीट किया है कि मोदी जी ने खुद नियम बनाया था कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने रिटायर किया भी है। मैंने आडवाणी जी का नाम लिया है, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया है। नहीं तो ये मुद्दा पहले फेज से उठाया जा सकता था ना धर्मेंद्र भाई, ये मुद्दा पहले चरण या पहले चरण के पहले से उठाया जा सकता था। जब केजरीवाल बाहर आए तब इस मुद्दे को हवा दी गई। नहीं, केजरीवाल बाहर आए, जेल से बाहर आकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद इस सवाल को लेकर सभी नेता आगे बढ़ने लगे। मैं ये कह रहा हूं अगर ये मुद्दा था तो डे 1 से क्यों नहीं था? धर्मेंद्र यादव जी। अरे भाई ये मुद्दा ये तो सच बात है ना, मोदी जी का स्टेटमेंट सच स्टेटमेंट है, मुद्दा वाली बात ही नहीं है कोई इसमें। हम तो वो बात बोल रहे हैं जो मोदी जी बोल चुके हैं पहले कि हाँ मोदी जी ने कहा था। हाँ ये बात अलग है कि ये बात लोगों को भी स्टिक हो रही है क्योंकि इसमें सच्चाई है इसलिए स्टिक हो रही है। आप भी इस वाले मुद्दे पर आकर के मेरे सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ सच्चाई है। जब तक सच्चाई नहीं थी तब तक लोग नहीं मान रहे थे, अब सच्चाई निकल के सामने आ गई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आपने मुद्दा क्यों बनाया है, अब बताइए कि हर एक पार्टी का, हर एक गठबंधन का अपना चुनाव लड़ने का तरीका होता है, रणनीति होती है। आप मुझे बता दीजिए कि चौथे चरण में आज आके मोदी जी रोना क्यों शुरू कर दिए? ये तो हम पहले से बता दिए थे कि मोदी जी चौथे चरण में आकर रोएंगे। ये मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है पिछले 10 सालों में, अब इनके पास किसी के लिए कोई जवाब नहीं है। तो आप देखिए कि जब जनता की अदालत में आप जाते हो तो आपको सच बोलना होता है और सच से आप मुंह छिपा नहीं सकते। अगर आप बेटियों के पास जाओगे तो किस मुंह से कहोगे कि प्रज्वल रेवन्ना जो आपके प्रत्याशी जिसका प्रचार कर रहे थे मोदी जी, उसके बारे में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये भारत का भविष्य है। आप समझो, प्रज्वल रेवन्ना जो 400 महिलाओं के साथ रेप कर दिया है, 3000 वीडियो बना लिया है और अपने माँ की उम्र की महिलाओं के साथ अभद्रता किया है, उसने रेप किया है। उस पर केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के रिजीम में हुआ। सुनिए, उस पर गृह मंत्री का जवाब आया कांग्रेस के रिजीम में, उसको रोकने का काम कांग्रेस का था, कांग्रेस ने नहीं रोका। तो क्या मोदी जी उसे कहेंगे भारत का भविष्य है? मोदी जी को एक बलात्कारी भारत का भविष्य दिखता है? मतलब मोदी जी में इतनी तो संवेदना होनी चाहिए देश के लिए, इतनी क्या कहते हैं कि मतलब संवेदना होनी चाहिए देश के लिए, मुझे बताइए। तो मतलब कांग्रेस के अंदर नहीं है? दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि अगर अरे मोदी जी के अंदर नहीं है, मोदी जी कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि ये तो भारत का भविष्य कोई बलात्कारी। ठीक है, दूसरा वो थोड़ा सा दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। आप उत्तर प्रदेश के सवाल पर जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं। अफवाह का सहारा कौन ले रहा है? धर्मेंद्र यादव जी, इसका जल्दी जवाब दीजिएगा। अफवाह का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेती है और भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति अफवाह से हुई है। जो अपने स्टेटमेंट को इनके प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि ये अफवाह बता रहे हैं। अरे मोदी जी की बताई हुई बात को बता रहे हैं और ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि ये तो अफवाह बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में सच तो कुछ है ही नहीं। जब सच नहीं है तो उनकी मजबूरी है कि अफवाह के पास जाना ही जाना है उन्हें। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो हमने नहीं की थी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो उसमें जनता सवाल नहीं पूछेगी। जब आप 20 करोड़ का झूठ बोल करके आप कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो आपने काम किया ही नहीं है।
आप अगर ठीक है। किसानों की आय दोगुनी कर देते तो ठीक किसान है। आपसे बात नहीं करता, आप सवाल जी, नहीं पूछता। जी, तो आप जी, तो मैं- हर मुद्दे मैं पर रोहित झूठ बोलने अग्रवाल को जी के तैयार पास हैं। जा रहा हूं। आप जी। किसानों के लिए झूठ बोल सकते हैं, आप छात्रों के लिए झूठ बोल सकते हैं, जी, आप नौजवानों के लिए झूठ बोल ठीक है सकते रोहित हैं, अग्रवाल आप जी, नौ- ठीक है धर्मेंद्र यादव आपके पास वापस आ रहा हूं, उसके ऋषि मिश्रा जी के पास जाऊंगा। रोहित अग्रवाल जी, अवध और पूर्वांचल की 41 सीटों पर मुकाबला बाकी है और एक निर्णायक मुकाबला होगा। 41 सीटें बहुत बड़ा एक मार्जिन हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए। क्या उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है और अफवाहों का सहारा कौन ले रहा है? देखिए विवेक भाई, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है पूरी तरीके से, और मैं तो कहूँगा कि आप हमें अभी से बधाई दे दीजिए, क्योंकि अगर विपक्ष इतना परेशान है कि मोदी जी 75 साल की उम्र में रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष भी मान चुका है कि इन 4 चरणों के चुनाव में मोदी जी वापस आ रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है 4 जून को, और बचे हुए 3 जो चरण हैं उसके अंदर तो सिर्फ हमें सशक्त करने का काम करेगी जनता। तो स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, विपक्ष बौखला चुका है। और मैं तो विपक्ष को एक सलाह दूंगा, जब तक चाय वाला प्रधानमंत्री है काम चला लो, क्योंकि अगर गाय वाला प्रधानमंत्री बन गया ना, तो ये जो थोड़ा बहुत बचा भी है आपका भ्रष्टाचार का लेखा जोखा, वो सब बुलडोजर से उखड़ के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए कृपया करके मोदी जी को हटाने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि वो जनता के प्रिय हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतना ज्यादा मोदी जी के स्टेटमेंट को लेकर भावुक हो रहे थे कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है। अरे मोदी जी ने तो अखिलेश यादव जी को शहजादा भी कहा है। मोदी जी ने तो यह भी कहा है कि आपका यूपी का शहजादा और दिल्ली का शहजादा दोनों 4 जून को विदेश जा रहे हैं यात्रा पे। तो क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मोदी जी जो कहते हैं सब, ये बात को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपके शहजादे 4 जून को जा रहे हैं विदेश? खैर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, जनता ने वैसे भी विपक्ष में रहने लायक भी नहीं छोड़ा है, तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्थिति साफ हो चुकी है। तो मैं तो मतलब हैरान हूं कि जो व्यक्ति हर मंच से हर मतलब डिबेट के अंदर 5 किलो राशन का विरोध करते थे, आज के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हम 10 किलो देंगे। मतलब 5 किलो राशन का विरोध। विवेक भाई आपको याद होगा जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि दोनों जो एक लखनऊ वाले शहजादे, एक दिल्ली वाले शहजादे हैं, चुनाव के बाद विदेश छुट्टी मनाने चले जाएंगे, क्या इस बात को भी धर्मेंद्र जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अगर वो मोदी जी की बातों पर इतना भरोसा करते हैं? एक छोटा सा जवाब धर्मेंद्र जी, उसके बाद मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। धर्मेंद्र जी। विवेक जी, रोहित जी को शायद जानकारी नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों शहजादों के उत्तर प्रदेश में ही आकर रोना शुरू कर दिए थे। तो ये उत्तर प्रदेश की 140 करोड़ जनता की जीत है, जिसने 4 चरणों में मोदी जी को दिन में आसमान में तारे दिखा दिए कि अगर आप झूठ बोलोगे तो उसका जवाब हम वोट से देंगे, अगर आप गुमराह करोगे तो उसका जवाब हम वोट से देंगे, अगर आप नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका जवाब हम वोट से देंगे, अगर आप व्यापारियों से धोखा करोगे तो उसका जवाब हम वोट से देंगे। इसी बौखलाहट में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को अब इमोशनल सहारा लेना पड़ विवेक रहा है। भाई, अपनी जनता के सामने अपने दिल की बात करना वही व्यक्ति करेगा सुन लीजिए मेरी बात, अब क्यों दर्द हो रहा है? अपनी जनता को अपना परिवार मानता हुआ। धर्मेंद्र भाई सुन तो लीजिए, मैंने सुन लिया आप क्या कह रहे हो। योगी पुलिस की आप सुन तो लीजिए। हाँ बिल्कुल, आदरणीय जयंत चौधरी जी के पड़ी हुई लाठियां आज भी हमारे संघर्ष की गवाह हैं, आज भी गवाह हैं वो, कि हमने संघर्ष किया है रोडों पे, हमने आपकी तरह ट्विटर की राजनीति नहीं की थी, इसीलिए हमने आपके ट्विटर की तरह राजनीति नहीं की है। ये गवाह है हमारे ऊपर पड़ी हुई लाठियां। इसीलिए आप कृपया करके जनता को गुमराह मत करिए। किसान आज किसान खुशहाल हो रहा है, आज किसान को एमएसपी मिलने जा रही है। जयंत चौधरी जी को पड़ी हुई देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी मोदी जी के अंदर देश का भविष्य देख रहा है। आपको क्या समस्या है भाई साहब? हमें मोदी। ठीक है, देखिए एक एक करके मैं बाकी मेहमानों मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, एक एक करके। अब किसका सफाया होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। 19 दिन के बाद बहुत ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं रोहित भाई में आ रहा हूँ। रोहित भाई एक सेकंड, और धर्मेंद्र जी प्लीज वेट कीजिएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश में किसको साफ करेंगे ये 4 जून को पता चलेगा। मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। ऋषि मिश्रा जी सटीक आकलन करते हैं। अब ऋषि मिश्रा जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जिन 41 सीटों और जो 3 चरणों की बात हो रही है उसमें क्या मामला फंसा हुआ है, और इसलिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान का मतलब क्या है कि 75 के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत आया तो मैं 4 जून को बाहर आ जाऊंगा। देखिए विवेक जी, राजनीति में बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक नैरेटिव गढ़ा जाए। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह,
नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतते ही योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, ताकि एक मतदाता में देखिए आज विवेक जी आप भी मानते होंगे बीजेपी के तमाम सांसदों के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी यदि बीजेपी को उम्मीदवार लड़ाई में है और बेहतरीन लड़ाई में है, कहीं बहुत जगह बहुत अच्छे लड़ाई में है, वो ड्यू टू नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के कारण ही भाजपा को वोट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 14 और 19 वाली वेव नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन मोदी के लिए पर्सनली कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो एक पॉलिटिकल इमेज है उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया, और हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में करती है कि आफ्टर नरेंद्र मोदी कौन। और जहां तक अवध और पूर्वांचल की बात है, तो पूर्वांचल में यदि 2020 पिछले विधानसभा चुनाव को यदि आप लैंडमार्क माने 2022 के नतीजों को लैंडमार्क माने, तो पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हुई है यदि 2022 के विधानसभा के हिसाब से देखें। फिर भी मेरा ये मानना है कि यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी एनडीए की तुलना करें तो एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी है। नहीं, लेकिन राम मंदिर का इंपैक्ट देखिए, मैं पर्सनली एक बात बता रहा हूं, मैं कुछ एरिया में था अभी, राम मंदिर वाला इंपैक्ट पूर्वांचल और अवध में दोनों में जबरदस्त तरीके से है। देखिए विवेक जी, पूर्वांचल में कास्ट इक्वेशन का भी ध्यान देखना पड़ेगा। वहाँ कास्ट इक्वेशन जो पूर्वांचल की जो राजनीति है वो कास्ट इक्वेशन बेस्ड होती है, तो उसमें भी देखना होगा। और लेकिन फिर भी मोदी मैजिक का प्रभाव है। बनारस में जिस प्रकार से आपने रोड शो देखा उसका आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव रहेगा, लेकिन भाजपा के तमाम सांसद हैं, उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी कितना बचा पाते हैं। और एक बात मैं कहूंगा, प्रेम कुमार जी भी सहमत होंगे, फर्स्ट फेज तक महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के लोगों को यह अनुमान नहीं था कि इस प्रकार का रिस्पांस वर्तमान सरकार के लिए है, वर्तमान सांसदों के प्रति है। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं ग्राउंड पे हूं, कल भी मैंने आपके चैनल पे कहा, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं खासकर बिहार से, उनकी सीट फंसी हुई है, चाहे वो नित्यानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो। तो ये बात मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कोई एक बड़ा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक नैरेटिव गढ़ के विपक्ष एक रणनीति के तहत उसका फायदा लेना चाहता है। मैं इसका जवाब खेमचंद शर्मा जी से ले रहा हूं, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वो मोदी जी को सीधे सीधे टक्कर नहीं दे सकते, आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते, इसीलिए अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अनगल बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो संविधान को बदल देंगे, कभी कहते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी को कौन इंप्लीमेंट करेगा। तो अफवाह फैला के वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या अफवाह फैला के अपने फेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मोदी जी रोए, मोदी जी रोए। इन लोगों से कभी भी अपने सीनियर या इस तरीके के जो सीनियर पद पे बैठे हुए हैं व्यक्ति के लिए सम्मान कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने खुद के अपने सीनियर लीडर को बहुत ही बेइज्जती करके बाहर निकाला, नेताजी को बाहर निकाला। तो ये हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का क्या सम्मान करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से मैं और ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इमोशनल हो रहे हैं अपनी माता जी के लिए, माता जी को याद कर रहे हैं, और ये उसको राजनीतिक रूप से कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं, इससे ज्यादा घटिया स्टेटमेंट और कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पॉलिटिकली काउंटर कर सकें। इसीलिए पर्सनल चीजें जो इमोशनली उन्होंने यूज की उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं। जो दूसरी बात कह रहे हैं उसका जवाब क्या होगा खेमचंद शर्मा जी? आप लोगों ने कुछ ऐसे नेताओं पर दाव लगाया जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उससे एनडीए को या बीजेपी को डेंट हो सकता है? नहीं, दाव नहीं लगाया। देखिए हमारे नेता कार्यकर्ता हो सकता है कि 1-2 लोग या 2-4 लोग के खिलाफ इस तरीके से हो, लेकिन उन्होंने काम किया है, उन्होंने नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। ग्राउंड लेवल पे कहीं कमी हुई होगी तो मैं ऐसा नहीं कहता कि 2-4 लोगों के खिलाफ ऐसी नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल हमारे जो नेता हैं जहां पे हमें लगता था कि इस तरीके की बातें हैं, तो वहां हमारे नेतृत्व में चेंज भी किया है और नए फेसेज भी दिए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को गारंटी है कि नहीं परमानेंट आप ही रहोगे। हमारे यहाँ तो बहती हुई गंगा है, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, बदली हुई हैं, जो दावा हो रहा है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कि 140 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है।
ये कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, जो इंडी गठबंधन है ओवरऑल अपना लिमिट तय कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लिमिट तय नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर जा रही है। तभी केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि भाई आप मेरे को वोट करेंगे या इंडी गठबंधन को वोट करेंगे तो ऋषि मैं मिश्रा नहीं आपका जाऊंगा, जी ऐसी बातें आप ये कह रहे हैं 400 से ऊपर जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा आपका इस पर क्या टेक है? इसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। 140 या 400 पार? ऋषि मिश्रा आप तो ग्राउंड पर हैं। देखिए विवेक जी, तमाम 2014-2019 के सीटों को आप एनालिसिस करेंगे जी, तमाम राज्यों में बीजेपी सैचुरेटेड पोजीशन में, उससे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। जहां आप 25 में से 25 हैं, जहां आप 29 में से 28 हैं, उसमें क्या और बेस्ट आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं? लेकिन साउथ तो है, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, केरल। तेलंगाना देखिए, साउथ में बीजेपी को उतना उम्मीद नहीं है। देखिए नैरेटिव कुछ भी गढ़ा जाए, आप तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनका बयान देखिए, हर बूथ पे बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाया है। बीजेपी को उम्मीद नॉर्थ इंडिया से है और पश्चिम बंगाल से भी हो सकता है, जहां पिछली बार 18 सीटें मिली थी, वहां पर भी बीजेपी बांध के चल रही है 25 प्लस 30 प्लस पे। मैं उसी पा रहा हूं विवेक जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस प्रकार कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने साउथ की तरफ कंसंट्रेट किया, उसका आधा भी कंसंट्रेशन नॉर्थ में दे दिया होता तो जो कांग्रेस दावा कर रही है वो स्थिति बिल्कुल होती। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की खुद की बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण आज ये स्थिति है। नहीं तो इंडिया गठबंधन के बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। मैं प्रेम कुमार जी इस पर आपका जवाब चाहूंगा। और साथ ही एक बात जो ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जब 1-to-1 फाइट नहीं हो सकता है, तो अब उस रणनीति के तहत चला जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो फिर दूसरा प्रधानमंत्री कौन होगा? तो एक रणनीति का हिस्सा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, सबसे पहले तो इस बात को देखिए कि अगर 400 सीट आ ही रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो नरेंद्र मोदी जी उद्धव ठाकरे को क्यों बुला रहे हैं? क्यों शरद पवार को बुला रहे हैं, वो भी खुले मास मीटिंग में, आम सभा में, कि हमारे साथ आ जाइए? इसका मतलब है कि वो पोस्ट पोल एक अलायंस तलाश रहे हैं। उनको पता है कि एकनाथ शिंदे में दम नहीं है, अजित पवार में दम नहीं है, तो हम जो पहले हमारे पास गठबंधन था वैसा गठबंधन फिर से पैदा करें कि सीटें कम होगी तो हम सरकार बनाएंगे। इसके अलावा तो कोई दूसरा मतलब नहीं होता। इसके बाद दूसरी बात बोले, ऋषि जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी। अरे नरेंद्र मोदी जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता तो इंडिया गठबंधन खड़ा ही नहीं होता। जैसे 2019 में नहीं खड़ा हो पाया, 2014 में नहीं खड़ा हो पाया, तो इस बार अगर खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन, सर मुझे अभी भी नहीं लग रहा है इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाया। चूंकि एंटी, पता नहीं आपको क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी भी कह रही हैं, आज कह रही है ना कि इंडिया गठबंधन को हम बाहर से समर्थन देंगे। तो इसका इंडिया मतलब क्या है? गठबंधन में है, बोलना अगर वो पड़ रहा है। गठबंधन में अंदर आकर कैबिनेट में आकर समर्थन देती हैं तो 6 महीने तक वो नहीं जा पाएंगे, 6 महीने तक नहीं समर्थन वापस ले पाएंगे। अगर बाहर से समर्थन देती है तो कभी भी उस सरकार से अलग हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। मतभेद तो है ना, मैं तो वही बात कह रहा हूं। आप खड़े होने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं डिस्प्यूट अभी भी है। मैं आ रहा हूं ऋषि जी आपके पास, प्रेम कुमार जी का जवाब आने दीजिए। डिस्प्यूट रहना अलग बात है विवेक जी। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, फुल सीट शेयरिंग के साथ में, बंगाल और कम्युनिस्ट का अपना अलग है, केरल में नहीं है, बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, 3 जगह नहीं है, बाकी पूरे देश में इंडिया गठबंधन है। आप 100% चाहते हैं गठबंधन हो, वो तो एनडीए में भी नहीं हो पाता है भाई। सर ये तो कमाल का फॉर्मूला है ना कि दिल्ली में 7 चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। ये तो कमाल का फॉर्मूला है। सुन लीजिए, केरल में अलग अलग लड़ेंगे, बाकी देश में 7 चुनाव लड़ेंगे, बाकी देश में अलायंस कर लेंगे। आप कह रहे हैं, अरे कहाँ का फॉर्मूला? यही फॉर्मूला है भाई। देश में पहले भी गठबंधन बने, ऐसे ही गठबंधन बने। कुछ जगह जहां संभव होता है मिल के लड़ते हैं, जहां पर नहीं होता है वो फ्रेंडली फाइट होती है। यही फॉर्मूला होता है। पूरा देश का में गठबंधन का इतिहास पढ़ लीजिए। अच्छा। देखो नई बात थोड़े हुई है, ऐसे ही गठबंधन बनते हैं। तो ये जो गठबंधन बना, ये नरेंद्र मोदी जी के एंटी इनकम्बेंसी के कारण बना। आज देश का दलित समुदाय, देश का आदिवासी समुदाय, जाइए ना उनके बीच में, विपक्षी पार्टियों में तो नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी रहेगी ना प्रेम कुमार जी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। विपक्षी पार्टियां तो एंटी इनकम्बेंसी तो मानेंगी ना। वो तो कह रही है कि भाई पार्टी तो बनाएगी एंटी इनकम्बेंसी।
लोगों के अंदर नहीं है, ये कह रहे हैं ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा आपको कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा जी नहीं होते हैं। ऋषि मिश्रा जी प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। ऋषि मिश्रा जी को सुन लेते हैं पहले। प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, ऋषि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन प्रेम जी के इस बात से सहमत नहीं हूं कि केरला में यदि कांग्रेस और लेफ्ट जो है मेन अपोजिशन पार्टी है, और दो मेन अपोजिशन पार्टी फ्रेंडली फाइट कैसे करेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट जो है मेन अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी का वो अस्तित्व नहीं है, तो दो मेन ओपोनेंट पार्टी फ्रेंडली फाइट कैसे करती है? यही हालात पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में, मेन अपोजिशन दोनों पार्टी है, विपक्ष में कांग्रेस है, सत्ता में आम आदमी पार्टी है। और प्रेम जी मैंने ये नहीं कहा कि स्टेट लेवल का चुनाव नहीं है, इसीलिए फ्रेंडली फाइट है। स्टेट लेवल का होता तो मान लेते आपकी बात। सर सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि बीजेपी के सांसदों के विरुद्ध पूरे इंडिया में जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन मोदी के पक्ष में कोई हवा भी नहीं है, कोई अंडर करंट की बात नहीं है। और यही स्थिति है कि बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको अपने क्षेत्रों में परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। जी प्रेम कुमार जी जल्दी से जवाब आपका, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं। देखिए, इस चुनाव की खासियत ही यही है, एक तरफ मोदी के समर्थक हैं, दूसरे तरफ मोदी को नहीं चाहने वाले लोग हैं। ये एंटी मोदी भी है और प्रो मोदी भी है, यही लड़ाई है। और इस बात को हम नकार देंगे तो फिर तो लड़ाई ही खत्म है, फिर तो 400 या 543 सीट एक तरफ चली जाएगी। ये नहीं है, ये लड़ाई एकदम शार्प है। नरेंद्र मोदी जी को इतना विरोध जनता का इससे पहले झेलना ही नहीं पड़ा था जितना इस बार झेलना पड़ रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। नहीं, वो तो कह रहे हमने 272 सीटें लॉक कर दी हैं, लेकिन वही सवाल मेरा फिर से वही है कि क्या नैरेटिव जो बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कहीं विपक्ष उसमें लेट तो नहीं हो गया जो 75 वाला नैरेटिव बना गया? ऋषि मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में जल्दी से, फिर धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। देखिए विवेक जी, ये सिर्फ बीजेपी नहीं या आम आदमी पार्टी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में और खासकर चुनाव के समय में नैरेटिव घटती है ताकि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसको डेंट किया जाए। और यही अरविंद केजरीवाल ने किया और खुद मोदी भी। लेकिन ग्राउंड पर तैयारी तो बहुत पहले से करनी होती है ना सर। ऋषि जी आप भी इस बात को मानेंगे, ये अचानक से आप नैरेटिव 3 फेज के बाद आप चौथे फेज में जाकर नैरेटिव बना देंगे, आप चाहेंगे भाई चुनाव निकल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप विवेक जी देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का बेहतरीन चांस है, लेकिन अभी तक ना राहुल गांधी गए हैं, ना प्रियंका गए हैं, मैं यही बात कह रहा हूं। आप बिहार की राजनीति में देख लीजिए, बिहार की राजनीति में कितने बार राहुल गांधी वहां पर तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने गए। आरजेडी के साथ अलायंस है, लेकिन आरजेडी को उन्होंने अलग छोड़ा हुआ है। विवेक जी, हरियाणा में जो सर्वे आ रही है, कांग्रेस 10 में से 10 सीटें जीत सकती है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक जितने स्टार प्रचारकों की सूची है हरियाणा की, उसमें से एक भी नेता भी हरियाणा में नहीं गया है। क्या मजबूरी है कि अखिलेश सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष? क्या इंडिया गठबंधन डिविएट है? क्या इंडिया गठबंधन फोकस नहीं कर पा रहा अपनी सीटों को लेकर या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर? धर्मेंद्र जी आपका जवाब, उसके बाद खेमचंद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी। विवेक जी, पिछले 4 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें हार चुकी है। अब उसकी हताशा को बताने का तरीका उसने बदल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर युवाओं को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, किसानों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, व्यापारियों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, जातीय जनगणना पे मौन है भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण खत्म करने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी, संविधान को खत्म बदलने के लिए आमादा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक एक करके बयान सुन लीजिए, जो पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और जो प्रदेश में महिला नेत्री रही हैं। महिला नेत्री मधु मिश्रा का मैं बता रहा हूं, अलीगढ़ में उन्होंने सतीश गौतम जी के रैली में बोला कि जो हमारी जूतियां साफ करते थे वो संविधान के भरोसे हमारे बगल में बैठने काम करते हैं, हमें उनको जूती साफ करवाना दोबारा से। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के दिमाग में घुस गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी कभी हो ही नहीं सकती है। और पिछले 10 सालों में जिस तरह से आपके उच्च शिक्षण संस्थानों को ले लीजिए, आप 69,000 शिक्षक भर्ती ले लीजिए, आप नीट की परीक्षा ले लीजिए, हर जगह पिछड़े और दलितों का हक भारतीय जनता पार्टी ने मारा है और उसका नतीजा अगर इतनी मजबूत है, अगर इतनी मजबूत आपकी दावेदारी है, मैं खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, अगर इतनी मजबूत आपकी दावेदारी है तो क्या आप मुद्दों से भटक नहीं रहे हैं? क्या आपको इन्हीं मुद्दों पर नहीं रहना चाहिए?
फिर मोदी बूढ़े हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे, योगी को रिटायर कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, शाह को वारिस बना दिया जाएगा। क्या इस मुद्दे पर देश के युवा, आपको लगता है, आप लोगों के साथ आ जाएंगे, या इस मुद्दे पर ये देश वोट करेगा? अगर इतनी दावेदारी मजबूत है, मुद्दों की इतनी गहराई है, तो इस मुद्दे पर टिकिए और देखिए जनता का रिस्पॉन्स क्या आता है। विवेक जी, इंडिया गठबंधन डे फर्स्ट से लेके आज से लेकर के और 1 जून तक इसी मुद्दे पे टिका है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी, जैसे एक फेज का चुनाव हुआ, जब उन्होंने देखा कि लुटिया डूब गई, जब दूसरे फेज का चुनाव हुआ और लुटिया अंदर चली गई, उन्होंने शुरू कर दिया ये काम। उन्होंने बोला इस देश में घुसपैठिया बोला उन्होंने। सुनिए, इस देश के नागरिक को, देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर घुसपैठिया बोलने लगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, इससे ज्यादा निम्नतम स्तर का बयान इस देश और दुनिया के लोकतंत्र में कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया। तो इन्होंने मटन की बात कर दी और मटन की बात करी और मंगलसूत्र की बात करी। आप सोचिए कि हारा हुआ जुआरी अपना अंतिम दांव मंगलसूत्र पर लगाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस स्तर तक आके राजनीति कर रही है। देश का युवा जानता है दुनिया बहुत छोटी है। ऐसा क्या लगता है आपको कि अगर गुजरात में 41,000 महिलाएं गायब हो गई हैं, एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार, भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार, क्या ये देश नहीं देख रहा है? अगर महिलाओं पर आप ध्यान दोगे तो क्या मणिपुर की घटनाएं लोग भूल जाएंगे? ठीक है, लेकिन एक बात पर धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मुझे बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम भाषा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, इस पर मेरी थोड़ी आपत्ति है। बिल्कुल भाषा नहीं, किस में आपत्ति है मुझे बताइए, कौन सी भाषा में आपत्ति है? प्रधानमंत्री पद के लिए देश में जो वो पोस्ट है, उसके लिए भाषा शोभनीय होनी चाहिए, अशोभनीय नहीं होनी चाहिए। अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, आपने जो कुछ भी कहा वो रील से निकल गया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, शब्द दोबारा आएगा। लेकिन उस पद का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस पद का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड पद है, जनता ने चुनकर वहां पर बिठाया हुआ है किसी को, कोई अपनी ताकत से वहां नहीं बैठा है। बिल्कुल, उसका सम्मान किसने नहीं किया? मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो मैंने जुआरी के लिए किया है। अब जुआरी अगर अपने आप को कोई माने तो उसके लिए वो शब्द है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, अगर चुने हुए प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक को घुसपैठिया बोल दें, उस पर भी आपत्ति आपकी हो जानी चाहिए। अगर इस देश के नागरिक को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोले, आपको जवाब देंगे, आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई कहे कि इस देश की नारी शक्ति का मंगलसूत्र कोई छीन लेगा, इसमें भी आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, खेमचंद जी इसका जवाब देंगे आपको। खेमचंद शर्मा जी, जब 10 सेकंड जल्दी से और दीजिए। इस देश में सुन 10 सेकंड दीजिए मुझे। इस देश में जब 42 जवानों की शहादत हुई थी और मोदी जी जाके खड़े होकर फोटो शूट करा रहे थे, तब मोदी जी की आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। अगर संवेदना होती तो उनके आंखों में आंसू आते। और उसके बाद क्या किया? उस भर्ती को खत्म करके पेंशन ना मिले, कोई जवान शहीद हो जाएगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे मुझे बताइए? उनके बच्चों का इलाज कौन कराएगा? उनके बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा? अगर उनको पुरानी पेंशन मिलती थी, ठीक है, खेमचंद शर्मा जी रिस्पॉन्स करेंगे इस पर। खेमचंद शर्मा जी, जीवन स्तर सुधरता था। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, जवान युवा देख रहा है जी। धर्मेंद्र जी, खेमचंद जी इसका जवाब देंगे। खेमचंद जी। विवेक जी, जो पार्टी अपराधियों की पार्टी है, जहां पे बाहुबली कल्चर है और जहां पे अपने पिता को भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए इज्जत की बात हम सोचें तो ये तो हो नहीं सकती। पहली बार भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था, फिर इन्होंने रिपीट किया है। ये इनकी कल्चर को दिखाता है, इनके बैकग्राउंड को दिखाता है, इनकी संस्कृति को दिखाता है। वो इनको मुबारक, और लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। जितना आप मोदी जी को गाली दोगे, जितना उनके ऊपर आप पर्सनल अटैक करोगे, उनकी माता जी के लिए जो उनकी भावनाएं थी उसको आप रोना बोलोगे, धोना बोलोगे, तो जनता आपको रिस्पॉन्ड करेगी। रही बात आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो काम किए हैं, आप में हिम्मत नहीं हुई उन कामों पे डिस्कस करने की। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में 52 करोड़ जनधन अकाउंट खुलवाए। आपके जो राहुल जी हैं, 60-65 साल तक उनकी पार्टी सत्ता में रही, क्यों अकाउंट नहीं खुल पाए? क्यों नहीं खुल पाए? क्योंकि नीयत नहीं थी, नीति नहीं थी। घर घर में टॉयलेट बनवाने का काम किसने किया? हमने किया। ना आपने किया, ना राहुल जी ने किया। मैं खुद गांव से आता हूँ, यूपी से आता हूँ। माता बहनें रात को इधर उधर जाके निवृत्त होती थी, इतना ज्यादा विषम परिस्थिति थी। 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर मात्र पीने के पानी के लिए माता बहनें भटकती थी। घर घर में नल से जल देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। पीएम किसान के माध्यम से लगातार जो छोटे किसान हैं उनको फायदा मिल रहा है। उनकी जुताई हो जाती है, बुवाई हो जाती है, सिंचाई हो जाती है। अब उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो काम किया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। 70 से 80 हजार करोड़ का अनाज ये गोडाउन में सड़ा दिया करते थे। उस अनाज को गरीब की थाली तक पहुंचाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। मैं गाँव में रहता हूँ। दिसंबर जनवरी में गरीब लोगों के
यहाँ पे अनाज खत्म हो जाता था, वो जाके जो अमीर व्यक्ति होता था उससे 1.25 या 1.5 गुने पे अनाज लिया करते थे। आज बोरी भर के अनाज आपको गाँव में मिल जाएगा, उनके घर में रखा हुआ है, अनाज खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सड़ा दिया जाता था उस अनाज को सड़ने की बजाय गरीब की थाली में पहुंचाया। विश्व की सबसे बड़ी फूड गारंटी दी है, इसीलिए आज भारत में फूड इन्फ्लेशन नहीं है, हर जगह फूड इन्फ्लेशन है। लेकिन धर्मेंद्र यादव ये पूछ रहे हैं, मैं मनीष मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं कि पहले चरण के बाद बाकी मुद्दों की एंट्री कैसे हुई, इस पर भी जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं दे रहा हूं तो मैं इनको गिना रहा हूं जो ये कह रहे हैं और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। 7 नए IIT बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मात्र 10 साल में किया। 7 नए AIIMS बनाने का काम जो पूरे विश्व में मैनेजमेंट का काम करते हैं। 16 नए IIIT बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। 15 नए एम्स, 2 एम्स तो यूपी को दिए हैं, बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। 390 यूनिवर्सिटी बनाने का काम मोदी जी ने किया है। अब ये कहते हैं कि युवाओं, अरे युवा, मैं खुद युवा हूँ, युवाओं को अप स्किल, रीस्किल और जो फ्यूचरिस्टिक जॉब है उसके लिए तैयार करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है कि वहां पे जो स्टार्टअप है, रोहित जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि भाई मुद्दों पर विपक्ष बात नहीं करना चाहता। रोहित अग्रवाल जी आपका जवाब। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज वेट कीजिए, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, विपक्ष को बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष अब विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रहेगा। जनता ने इनको जवाब दे दिया है पूरी तरीके से। अभी जितना भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गिनवा रहे थे कि साहब फलाने परिवार के साथ दिक्कत हो गई, वहां पे महिलाएं गायब हैं, तो उनके कितने परिवारों से जाके ये मिले, कितने परिवारों के साथ इन्होंने बातचीत की कि साहब ये समस्या है, आपके साथ हम हल कर देंगे। ट्विटर कर रहे थे क्या? तो ट्विटर से राजनीति होगी क्या? अरे 4 चरणों में आपकी कितनी जॉइंट गठबंधन की रैलियां हुई हैं, ये अगर आप उंगलियों पे गिनना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनडीए गठबंधन कितना आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस के अंदर अपना नॉमिनेशन किया, अपना नॉमिनेशन किया प्रधानमंत्री जी ने, और एनडीए का कुनबा पूरी तरीके से एकजुट दिखाई पड़ा। और राहुल गांधी जी जब नॉमिनेशन कर रहे थे तब क्या हुआ? तब सिर्फ वहां पे मम्मी थी, जीजा जी थे, दीदी थी, गांधी परिवार था, उसके अलावा कोई नहीं था। ये ऐसे अनपढ़ प्रवक्ता चले आते हैं, इनको तमीज नहीं है बोलने की, इनको शर्म नहीं आती, इनके घर वाले इनको बताते नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। कम से कम किसी अच्छे वक्ता को भेज दिया करें, पर्सनल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बार-बार ये परिवार वाले इनको बताते नहीं है क्या कि वहां पे जाके पान खा के बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर? अरे कम से कम इतनी तो अक्ल रखो, कोई दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है मत बोलो। ये डिबेट में अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह पर्सनल मुद्दों पर नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे जल्दी से बताइए रोहित भाई, 80 में से कितनी सीटें इस बार 4 जून को यूपी में? 80 की 80 सीटें राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, आप 80 की 80 कह रहे हैं, अखिलेश यादव 80 में से 79 सीटें कह रहे हैं। 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लास्ट के 3 चरण बचे हुए हैं, बयानों में और हमलों में पैनापन बढ़ता जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त सीमित है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे इस डिबेट शो में जुड़ने